हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल विषय के अंतर्गत रीजनल प्लानिंग का एक टॉपिक। इसके अंतर्गत हम रीजनल प्लानिंग का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रीजनल प्लानिंग की विभिन्न थ्योरीज को समझेंगे। यह जो टॉपिक है वह भूगोल विषय में नेट सेट के अलावा सिविल सर्विसेज के भूगोल विषय के लिए उपयोगी साबित होगा। तो जब हम बात करते हैं रीजनल प्लानिंग के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की, तो जब रीजनल प्लानिंग के अंतर्गत जो डेवलपमेंट किया जाता है, विकास किया जाता है, उस विकास को लेकर दो तरह के उपागम प्रचलित है, दो तरह की अप्रोच प्रचलित है, दो तरह की स्ट्रेटजी प्रचलित है। तो डेवलपमेंट जब किया जाता है तो इसके अंतर्गत जो पहली स्ट्रेटजी है वो है बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, यानी कि संतुलित वृद्धि उपागम, और जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो है अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, यानी कि असंतुलित वृद्धि उपागम। पहले हम समझेंगे बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के अनुसार, जो कि रैगनर नर्क्से ने 1953 में दी थी, उनके अनुसार किसी भी एरिया के अंतर्गत हम या किसी भी देश के अंतर्गत, किसी राज्य के अंतर्गत हमें संतुलित विकास करना है, तो संतुलित विकास करने के लिए हमें उस पूरे एरिया में बराबर निवेश करना होगा, यानी कि उस एरिया के सभी पार्ट्स में हमें बराबर निवेश करना होगा, ताकि उसके परिणाम स्वरूप विकास भी बराबर होगा। या यूँ कहिए कि जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स होते हैं, विभिन्न इंडस्ट्रीज होती हैं, उन सभी में बराबर निवेश करना है ताकि संतुलित विकास हो सके। और इसी जो रैगनर नर्क्से ने 1953 में बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी की वकालत की थी, तो ल्यूइस ने भी 1955 में बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी की वकालत की थी। रैगनर नर्क्से, चूँकि हम जानते हैं कि इन्होंने विश्व साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का कुचक्र भी दिया था। उन्होंने कहा था कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है, और इसके एग्जाम्पल में उन्होंने और भी बताया था कि गरीब देश इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो फेल हो गई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि विभिन्न जो एरिया होते हैं, अब जैसे हम बात करें भारत की, तो भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं उनके पास एक एडवांटेज है, भले ही वो रिसोर्स के स्वरूप हो, भले ह्यूमन रिसोर्स के स्वरूप हो, भले इंस्टीट्यूशनल के हिसाब से उनके पास एडवांटेज हो, और या फिर लोकेशन के हिसाब से उनके पास एडवांटेज हो। तो उस एडवांटेज के फलस्वरूप वहाँ पर विकास ज़्यादा होता है, वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब यूँ कहिए, कहीं मार्केट के नज़दीक कोई इंडस्ट्री लग रही है तो उसको ज़्यादा फायदा है, और कहीं पे दूर दराज हम कहीं लद्दाख में लगा रहे हैं तो उस इंडस्ट्री का कम फायदा है। तो यह एडवांटेज ही ग्रोथ को बढ़ाता है। हम कम एडवांटेज वाले एरिया में कोई इंडस्ट्री स्थापित कर दें तो उसका लाभ नहीं होगा, उल्टा हमें घाटा या नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी इसके विपरीत आई, और उन्होंने यही कहा कि भाई जो एडवांटेज होते हैं एरियाज़ को, उन एरियाज़ को टारगेट किया जाए और उनको एक बहुत बड़े पुंज में, बहुत बड़े पोल में, बहुत बड़े ग्रोथ पोल में डेवलप किया जाए, और उस ग्रोथ पोल को डेवलप करने के बाद धीरे धीरे उसके आसपास के एरिया में ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट के द्वारा, या फिर यूं कहिए स्प्रेडिंग इफेक्ट के द्वारा आसपास के एरिया का भी डेवलपमेंट होगा, और इस प्रकार पूरे एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी कहती है कि पहले एक एरिया जो पोटेंशियल वाला एरिया है वहाँ डेवलपमेंट किया जाए, और फिर धीरे धीरे उसके आसपास के एरिया का अपने आप ही विकास या वृद्धि हो जाएगी। तो अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है, इसके अंतर्गत 7 प्रमुख थ्योरियाँ हम देखते हैं। उसमें से जो ज़्यादातर थ्योरियाँ हैं उनका मूल कॉन्सेप्ट वही है, वो एक पोल को स्थापित करने की बात करते हैं, और धीरे धीरे उससे जो ट्रिकलिंग डाउन का हो या भले स्प्रेडिंग इफेक्ट का हो, सारों का मूल मंत्र यही है कि पहले कुछ ग्रोथ पोल स्थापित किए जाए।
तो सबसे पहली थ्योरी है वो हम देखते हैं कुमुलेटिव कॉजेशन मॉडल। इसको सर्कुलेटिव कुमुलेटिव कॉजेशन मॉडल भी कहते हैं। यह स्वीडिश भूगोलवेत्ता गुरनार मेडल ने दिया था 1956 में। यह एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट भी थे और इकोनॉमिस्ट भी थे, जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और गुरनार मेडल ने रोलिंग प्लान भी दिया था। हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हैं भारत में, तो 1978 में पंचवर्षीय योजना को डिसकंटिन्यू करते हुए जनता पार्टी ने रोलिंग प्लान शुरू किया था। वो रोलिंग प्लान गुरनार मेडल की ही देन है। और इसके अलावा गुरनार मेडल जो यूएसए में रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे, उनके आह्वान पर वहाँ की जो निग्रो की प्रॉब्लम थी, अश्वेत लोगों की प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए भी गए थे और उन पे कई रिसर्च पेपर भी लिखे थे। तो कुमुलेटिव कॉजेशन मॉडल क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो गुरनार मेडल ने कहा था कि भाई कुछ ऐसे प्लेसेज होते हैं पूरे एक रीजन में, उनके पास एक एडवांटेज होता है और उस एडवांटेज की वजह से वहाँ पे कोई नई इंडस्ट्री, नए उद्योग स्थापित हो जाते हैं और धीरे धीरे वह एरिया थोड़ा सा विकसित हो जाता है आसपास के एरिया की बदौलत। अब इस एरिया में कुछ आधारभूत संरचनाओं का भी निर्माण होगा, वहाँ पे रोजगार का सृजन भी होगा। तो इस वजह से जो आसपास वाले लोग होंगे, वहाँ की आधारभूत सुविधाओं को लेके, रोजगार को लेके, वहाँ के पोटेंशियल को लेके, आसपास के जो स्किल्ड लोग हैं वो उस एरिया में आएंगे, उस इंडस्ट्री के आसपास आएंगे। और इस इफेक्ट को उन्होंने बैकवाश इफेक्ट कहा। जैसे समुद्र में जो लहर आती है वो स्वैश होती है, वापस जाती है तो बैकवाश होती है। तो बैकवाश इफेक्ट में जैसे जैसे वो बजरी के जो दाने होते हैं वो वापस समुद्र में जाते हैं, वैसे ही जो स्किल्ड लोग हैं आसपास के, वो सारे के सारे उस चुंबक की तरह उसे खींचे चले आते हैं। इसको उन्होंने बैकवाश इफेक्ट कहा। अब धीरे धीरे वहाँ विकास होता है और वहाँ और ज़्यादा लोगों का जमावड़ा होता है और धीरे धीरे वहाँ के जो मार्केट है वो डेवलप होता है। अब इस मार्केट में से जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आगे किस प्रकार जाएंगे, और इसको उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि भी गांव से कोई व्यक्ति शहर की ओर जाता है तो वो शुरुआत में तो क्या है, गांव में पैसे वापस भेजता नहीं क्योंकि उसको खुद के लिए चाहिए। फिर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो वो सरप्लस पैसा है वो गांवों की ओर भेजता है। तो इसको उन्होंने स्प्रेड इफेक्ट कहा। और इंडस्ट्री के मुताबिक देखें तो शुरुआत में क्या है, एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के आसपास का एरिया डेवलप होता है, पर इंडस्ट्री से जो आउटपुट निकलता है, इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो कहीं ना कहीं जाके रिटेल सेक्टर के रूप में आसपास जो उसके आसपास का एरिया है वहाँ जाके रिटेल शॉप के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो वो रिटेल शॉप भी एक छोटे छोटे सेंटर डेवलप होते हैं और आसपास वहाँ पे भी विकास जो है होने लगता है। तो यही जो क्युमुलेटिव कॉजेशन मॉडल है, इसके अंतर्गत बैकवाश इफेक्ट होता है और फिर स्प्रेडिंग इफेक्ट होता है। इससे पूरे एरिया का विकास हो जाता है। दूसरा जो मॉडल है वो है ग्रोथ पोल मॉडल। ग्रोथ पोल मॉडल है, शुरुआत में एफ पेरू ने 1955 में दिया था। एफ पेरू ने बताया कि भाई कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है वो बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही लीडिंग इंडस्ट्री होती है। इनकी थ्योरी का जो मेन आधार था वो समपीटर का डिसकंटिन्यूअस स्पर्ट था। समपीटर ने डिसकंटिन्यूअस स्पर्ट के बारे में बताया था कि जो इंडस्ट्री कुछ ऐसी इनोवेटिव इंडस्ट्री होती है जो एकदम अचानक ही इनोवेशन लेके आती है और अचानक ही लीडिंग बन जाती है। उन्होंने बताया था कि भाई कोई जो डेवलपमेंट वगैरह होता है वो कंटिन्यू नहीं होता है, एकदम कोई धीरे धीरे नहीं होता है, वो अचानक होता है। जैसे ही कोई नया इनोवेशन आता है, जैसे कोई क्रांति आती है, तो जैसे कोई इंडस्ट्री में ऐसा प्रोडक्ट आया, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो इसकी वजह से अचानक एकदम इनोवेशन आया और उसकी वजह से क्या होगा, जो पुरानी इंडस्ट्री है उनका क्या है,
डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो उन्होंने इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन टर्म इसके लिए यूज़ की थी। तो सम्पीटर की डिसकंटिन्यूस स्पर्ट्स के आधार पे उन्होंने ग्रोथ पोल मॉडल के बारे में बताया था एफ पेरू ने। अब जो एफ पेरू ने ग्रोथ पोल मॉडल दिया था कि भाई एक लीडिंग इंडस्ट्री है, उनके लिए ग्रोथ पोल शब्द दिया था। अब इस ग्रोथ पोल मॉडल को जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट दिया, जियोग्राफिकल आयाम दिया बॉर्डिले ने 1966 में ग्रोथ सेंटर थ्योरी के रूप में इस ग्रोथ पोल मॉडल को भौगोलिक आयाम दिया, जियोग्राफिकल डायमेंशन दिया। इसी ग्रोथ सेंटर थ्योरी को भारत में मिश्रा सुंदरम राव ने 1974 में 5 टियर हायरार्की ऑफ ग्रोथ फोकाई के रूप में स्थापित किया, और उसी के अंतर्गत भारत में जो डेवलपमेंट की गाथा है वो इसी थ्योरी के अंतर्गत देखी जाती है। तीसरी बात करते हैं थ्योरी की, वो है कोर पेरीफेरी मॉडल। कोर पेरीफेरी मॉडल जॉन फ्राइडमैन ने दिया था 1966 में। इसमें जो पोल वर्ड है इसी प्रकार यहाँ पे बीच में कोर वर्ड है, और इस कोर के चारों ओर जो पेरीफेरी है, जो ग्रोथ पोल के चारों ओर जो आयाम था उसी प्रकार कोर के चारों ओर के आयाम को पेरीफेरी कहा है। कोर पेरीफेरी मॉडल में जो कोर होता है वो पहले डेवलप होता है और धीरे धीरे विकास है वो पेरीफेरी की ओर बढ़ता जाता है, और कोर पेरीमेडिक मॉडल में जो फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज होते हैं उसके हिसाब से वहाँ पे विकास होता है। अगला जो मॉडल है चौथा है एस्पाशियल मॉडल। यह अस्थानिक मॉडल है। बाकी सारे जो मॉडल है वो स्थान की बात करते हैं, जो एस्पाशियल मॉडल है वो वहाँ की नेचर ऑफ इकोनॉमी की बात करता है। यह डब्ल्यू रोस्टोव ने 1955 में दिया था। इसके अंतर्गत इकोनॉमिक ग्रोथ की 5 स्टेजेस उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था कि शुरुआत में आदिम समाज होता है, ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, जो कि बिल्कुल खेती हंटिंग पे प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट होती है। धीरे धीरे वह समाज टेक ऑफ की ओर बढ़ता है, यानी टेक ऑफ से थोड़ी पहले की अवस्था आती है, फिर तीसरी अवस्था टेक ऑफ की आती है, फिर चौथी आती है मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने की, ड्राइव टू मैच्योरिटी की, और 5वीं अवस्था के अंतर्गत हाई मास कंजप्शन हो जाता है। जैसे कि यूरोपियन और यूएस में अभी क्या है, मास कंजप्शन है, वो उपयोगितावाद की ओर बढ़े हुआ समाज है। धीरे धीरे हम भी बढ़ रहे हैं, नित्य नई वस्तुएं खरीदते हैं, तो यह उपभोक्तावाद बढ़ ही रहा है। तो इस प्रकार जो सोसाइटी या इकोनॉमी का कहें किस प्रकार इकोनॉमिक ट्रांजिशन हो रहा है उसके अंतर्गत बताया, तो इसलिए अस्पाशियल मॉडल है, बाकी सारे स्पाशियल मॉडल है। 5वां है ट्रिकलिंग डाउन ऑफ पोलराइजेशन। तो जब गुरनार मिडल की थ्योरी में हम जो बैकवाश इफेक्ट की बात कर रहे थे, वही बैकवाश इफेक्ट यहाँ पे पोलराइजेशन है। तो शुरुआत में जहाँ पे अच्छी संभावना होती है विकास की, वहाँ पे क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है। वहाँ पे सभी तरह के स्किल्ड लेबर, आसपास के लोग भी इकट्ठा होते हैं, तो इस प्रकार एक बहुत अच्छा डेवलप्ड जोन विकसित हो जाता है। उन्होंने इसको पोलराइजेशन की संज्ञा दी। अब धीरे धीरे विकास वहाँ से क्या होगा, ट्रिकलिंग डाउन होगा, धीरे 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 आसपास के एरिया में फैलता जाएगा। इसके लिए उन्होंने वर्ड लिया ट्रिकलिंग डाउन, जिसको गुरनार मिडल ने स्प्रेडिंग इफेक्ट बोला था। ट्रिकलिंग डाउन ऑफ पोलराइजेशन थ्योरी है वो हर्समैन ने दी थी 1958 में। इसके अलावा छठी थ्योरी है वो रीजनल मल्टीप्लायर मॉडल है। रीजनल मल्टीप्लायर जो मॉडल है वो विभिन्न तरह के भूगोलवेताओं ने, इकोनॉमिस्ट ने दिया है। इसमें से जो एक है लियोन टिप है, इन्होंने लियोन टिप मैट्रिक्स की थी इनपुट आउटपुट मॉडल की। इसमें उन्होंने कहा था कि एक इंडस्ट्री में निवेश करने से बाकी जो एंसिलरी इंडस्ट्री में क्या क्या फर्क पड़ता है, इसके लिए उन्होंने लियोन टिप मैट्रिक्स यूज की थी। एक इंडस्ट्री में इतना इनपुट डालते हैं तो बाकी वालों में क्या क्या इफेक्ट आता है। तो जैसे सरकार है, कोई एक सेक्टर में निवेश करती है, तो उस सेक्टर में निवेश करने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, आसपास कुछ और विकास होता है। तो सरकार एक बार पैसा डाल देती है किसी सेक्टर में,
परंतु उसका क्या इफेक्ट होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, कई गुना इफेक्ट होता है। तो उस कई गुना इफेक्ट की वजह से विकास होता रहता है, वृद्धि होती रहती है। 7वां मॉडल है मेट्रोपोलिस सैटेलाइट हायरार्की, जिसको सिलेबस में डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट कहा जाता है। यह फ्रैंक ने दिया था 1971 में। तो इन्होंने बताया कि जो मेट्रोपोलिस सिटी होती है, यानी कि मेट्रो सिटी, जैसे दिल्ली की बात करें, और उसके आसपास क्या है, सैटेलाइट टाउन है, जैसे कि गुड़गांव हो गया। तो ये सैटेलाइट टाउन क्या है, मेट्रो सिटी को सेवाएं प्रदान करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भी जो मेट्रो सिटी है वो क्या करती है, सैटेलाइट टाउन का शोषण करती है। तो ज़्यादा फायदा किसको पहुंचता है, ज़्यादा फायदा मेट्रो सिटी को पहुंचता है। आसपास की जो सैटेलाइट सिटियों का दोहन करते हुए अपना विकास करती है मेट्रो सिटी। और इसी एग्जाम्पल को यूज करते हुए उन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट दी थी। और इसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो विकासशील देश गरीब क्यों हैं, कि भाई वो इसलिए मतलब पीछे हैं विकासशील देश, क्योंकि वो विकासशील है। विकसित देशों ने अपना विकास कर लिया तो वो एडवांटेज की स्थिति में, और यही एडवांटेज हमेशा बना रहता है क्योंकि उनसे हम काफ़ी पीछे। तो जिस प्रकार सैटेलाइट सिटी है वो हमेशा मेट्रो सिटी से पिछड़ी हुई है, उसी प्रकार विकासशील देश विकसित देशों से पिछड़े हुए हैं। इसको फ्रैंक ने दिया था। इसके अलावा बात करें कोर पेरिफेरी मॉडल जॉन फ्राइडमैन की, तो इन्होंने बोला था इस थ्योरी को, जो कोर पेरिफेरी मॉडल है, इसको स्पाशियल इंटीग्रेशन मॉडल भी कहते हैं। और इसमें उन्होंने कहा था कि जो स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन है, स्थानिक ऑर्गेनाइजेशन है, वह नेशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। किस प्रकार का स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी प्रकार का वहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट होगा। तो आज हमने रीजनल प्लानिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की थ्योरियाँ पढ़ी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फीडबैक के लिए हमें हमारे जो वीडियो पे कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।